स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस चैप्टर का नाम लाइट हम शुरू कर चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्शन, इस टॉपिक को हमने शुरू किया है। रिलेटेड इससे एक है छोटा सा टॉपिक प्रिज्म, जिसे आज हम कवर करेंगे। और प्रिज्म के बाद वी विल स्टार्ट और कंटिन्यू विथ आर लेंसेज। तो लेंस वाला पार्ट हम फिर शुरू करेंगे। थोड़े से फॉर्मूले वगैरह हम लोगों ने किए हैं, साइन कन्वेंशन कवर हो चुका है। अगर किसी को डाउट हो तो पिछले वीडियो को कवर कर लें, देख लें। ठीक है बेटा, पैर क्रॉस करके नहीं बैठो। चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था, लिखा था, और उसके ऊपर कुछ और भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बातें हो गई हमारी। ठीक है, सो टुडे वी विल बी स्पीकिंग समथिंग मोर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट एंड रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इसके साथ आपस में क्या रिलेशन है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में साउंड चैप्टर में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि अगर मैं साउंड वेव को एक ऐसे ट्रांसवर्स वेव की तरह मान लूँ, साउंड वेव को हम जानते हैं साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, बट हमने कहा नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने क्या नाम दिया था, वेव लेंथ, दैट इज लैम्डा। और लैम्डा को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी, राइट। तो स्पीड को हमने, स्पीड ऑफ साउंड को हमने कैसे कंसेप्ट लिखा था कि v या स्पीड ऑफ साउंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, लैम्डा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये कहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आया। अगर आप चाहें तो ये रेफरेंस लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको मैं थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूं और v को मैं थोड़ा कैपिटल v लिख दूं, कंसिडरिंग दैट इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट नाउ, बिकॉज लाइट इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, नोट करके डाल दीजिए, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव नेचर इसमें भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, एनी आपत्ति और डाउट? नो डाउट। ठीक, तो v इज इक्वल टू 1/t को अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। कोई आपत्ति? सही है, ठीक है। अच्छा, 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, मे बी आई कैन राइट f फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा is nothing but velocity v. तो स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटेड विथ टू एस्पेक्ट्स हियर। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक लैम्डा। अब एक बात याद रखें, इसको भी नोट करके डालिए, फ्रीक्वेंसी इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फिर से लिखिए, मतलब फिर से बोल रहा हूं, लिखना तो एक ही बार है। फ्रीक्वेंसी इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी is inherent, in inherent, HERENT ऐसा कुछ होता है स्पेलिंग, inherent property of source। मतलब ये, अच्छा, फ्रीक्वेंसी किस बात को निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी से हमें समझ में आता है किसी भी लाइट का कलर कैसा होगा। अगर लाइट वेव की बात कर रहे हैं, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं मान लो, तो फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, कलर। कि वो लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, बैंगनी है, कौन सा कलर है, दैट कलर इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। वो किससे पता लगेगा, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, कलर ऑफ दैट लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव की कलर बताती है। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, सोर्स पर। जो इसको उत्पन्न कर रहा है उसने अगर बैंगनी बना दिया तो वो बैंगनी ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ये किसके पास ताकत है फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, केवल सोर्स के पास। बात समझ में है? ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि वेलोसिटी का संबंध लैम्डा के साथ है, वेवलेंथ के साथ है। ठीक है, वेलोसिटी का संबंध किससे है, अगर फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होती, बिकॉज इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। एक बार अगर लाइट किसी कलर की निकल गई तो निकल गई, दैट विल नॉट चेंज। उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है, एनर्जी से रिलेटेड है।
ठीक है, एक फार्मूला होता है जो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ठीक है, E = h न्यू, वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ऑल, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो 11th-12th में जब आप जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा। एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो जितनी एनर्जी सोर्स रिलीज कर देता है वो रिलीज हो गई, एनर्जी को आप बदल नहीं सकते ना, बात समझ में, एनर्जी एक बार बन गई वो निकल गई बाहर, तो एनर्जी से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कांस्टेंट, ये कभी भी बदलती नहीं है। अगर ये कांस्टेंट है तो भैया वेलोसिटी और लैम्डा के बीच रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। इसका मतलब ये कि अगर मैं म्यू की बात करता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसका मतलब स्पीड या λ1 विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू λ2। ये बात समझ में आई? तो म्यू का रिलेशन किसके साथ है, लैम्डा के साथ, और लैम्डा मतलब क्या है, वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगी अगर स्पीड में अंतर है तो, ये बात समझ में आई? ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। अगर 50 वेव बन रही है, 100 वेव बन रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज 100 मान लो, 100 वेव पर सेकेंड, दैट विल नॉट चेंज, बट ड्यू टू वेव लेंथ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल चेंज। मान लो यहाँ से यहाँ तक 100 वेव है एयर में, तो पानी में जाने के बाद यहाँ से यहीं तक आएंगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, यहाँ भी 100 वेव बनी, यहाँ भी 100 वेव बनी, लेकिन पानी में चूंकि ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर थी, अधिक थी, इसलिए वहाँ पर लैम्डा या वेव लेंथ काफ़ी कम हो गई और स्पीड स्लो हो गई। तो पानी में घुसने के बाद स्पीड स्लो हो गई, ये बात समझ में, इसको आप नोट कर लें। सबसे पहला एस्पेक्ट ये, दूसरा एस्पेक्ट ये, तीसरा एस्पेक्ट ये। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ये पूरा आपको कवर करना है, बाकी एक्सप्लेनेशन है, इफ़ यू वांट यू मे नोट और यू मे लीव। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, तब तक मैं वीडियो पॉज कर दूं। ओके, तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है अच्छी बात है, और जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको जूम भी कर सकते हैं और इसको आप नोट कर लें। अब इसमें समझ में आ गए सारी एस्पेक्ट। कभी कभी डाउट होता है सेकंड वाले पॉइंट पे कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ से आई। बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहाँ इस इक्वेशन को देखो, ये कांस्टेंट है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कहते रहे तो अपन इक्वल करके उसको एक कांस्टेंट डालते हैं, है ना। अगर प्रोपोर्शनैलिटी है, मान लो अगर यहीं से मैं शुरू करूँ कि v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, भाई वेवलेंथ कम ज़्यादा हुई तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वालिटी लाने के लिए मैं कोई कांस्टेंट लाऊंगा, कांस्टेंट लैम्डा, वही कांस्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो उल्टा हो गया इस बार, है ना। जनरली अपन क्या करते हैं, पहले प्रोपोर्शनैलिटी लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ के लिखते हैं कि चलो कोई कांस्टेंट आ गया। अभी मैंने उल्टा काम किया, तो हो सकता है आपके अंदर कन्फ्यूजन इस बात का आ जाए कि यहाँ से ये कैसे आया। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। इससे क्या समझ में आया, चलिए एक कंसेप्ट और लिख लेते हैं जो हमारे समझ में आना चाहिए। ऊपर वाला सारा पार्ट लिख लिया बेटा सबने, तो प्रोपोर्शनैलिटी वाला पार्ट को अब फिर से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि v इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा को हम आगे लिख सकते हैं कंसिडरेशन में कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ये बात समझ में। तो न्यूमेरिकल इस पर भी बेस्ड आ सकते हैं कि वेलोसिटी और लैम्डा का रिलेशन अगर डायरेक्ट है तो भैया अगर इतनी वेलोसिटी में इतना है तो लैम्डा में कितना फ़र्क पड़ गया, बात समझ में। और ये कहाँ से आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, इसलिए कोर्स में है, नहीं समझे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में कहाँ से क्या सवाल पूछेगा हम कुछ नहीं कह सकते। दिस कम्स अंडर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, क्या आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए कि अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो एक फार्मूला और डिटरमाइन होता है, डिराइव होता है, और इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं वेयर v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज, और ऐसे ही λ1 λ2 आर रिलेटेड, देयर करस्पॉन्डिंग लैम्डाज और वेवलेंथ, ठीक है। रिमेंबर फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। हाँ, तुम्हारे ऊपर
फिर से गिरा तो मतलब तुम ही के 10 मिनट बैठ जाओ, यहाँ बैठो पहली जगह पे, फिर गिरेगा तो बताना, ठीक है? हाँ ठीक है, बैठ भैया, बैग सरका लेना भैया और आगे बैठो। ठीक है भाई, अब देखते हैं ना, तो इससे एक और कंसेप्ट निकलता है बाहर, वो भी हम समझ लें। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक लिखा था कि म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है? या अगर मैं कहूँ कि इस लैम्डा को अपन ओरिजिनल लैम्डा मान लें तो आ ही रहा है, और ये लैम्डा डैश इज समथिंग विच इज चेंजिंग, सो इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू होता है। ये भी एक फॉर्मूला आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। बातें समझ में आ रही नहीं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। जब मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल्स या रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया, सो कॉल्ड गोल्डन है ना, मैंने ज़बरदस्ती अपनी तरफ से गोल्ड चिपका दिया उसमें, तो गोल्डन रूल जो है वो क्या कहता है कि लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये शब्द लिखवाए थे मैंने, है ना, इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट जो है, शब्द उसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल क्या है, नोट कर लीजिए, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। पढ़ते हुए दिखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। पहले तो मैं आपको समझा दूं ये कह क्या रहा है और रिफ्रैक्शन से इसका क्या संबंध है, ठीक है? अब रिफ्रैक्शन में क्या कह रहा है समझिए। अगर मान लीजिए ये इंटरफेस है, लाइट इधर से आती है, ये नॉर्मल है और ऐसे चली जाती है, मतलब यहाँ की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, इट्स मोर, बनी बात है, बिकॉज लाइट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, जबकि इसका ओरिजिनल पाथ वो जा रहा था डैश वाला, ठीक है ना? तो लाइट ऐसे जा रही है, तो ये थोड़ी सी बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ से सोर्स को हटाकर मैं इधर डाल दूँ तो लाइट बिल्कुल सेम इसी पाथ को फॉलो करेगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये बात समझ में आई? क्लियर है? इसका मतलब ये कि अगर मैं म्यू ऑफ एयर, मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है मान लो थोड़ी देर के लिए, म्यू ऑफ एयर निकाल लूँ तो यहाँ से लाइट जा रही तो आई विल कॉल म्यू ए। व्हाट अबाउट म्यू जी? तो जी का मतलब ये होगा कि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट एंगल विल चेंज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज चेंजिंग? आई आर हो रहा है, आर आई हो रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे? ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया आई, इसको लिख दिया आर। जब लाइट इधर से जाएगी तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेकिन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो ये हो जाएगा एंगल आर। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? ठीक है। तो अब मैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए कहूँगा 1, इस डायरेक्शन को कहूँगा 1 और उधर से आने वाली डायरेक्शन को लिखूँगा 2। कोई आपत्ति? ठीक है। अब समझिए, अगर मैं साइन ऑफ आई लिखता हूँ अपॉन साइन ऑफ आर लिखता हूँ, ये आई ये आर, ठीक है, तो मैं पाथ 1 की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम स्पीकिंग ऑफ म्यू 1, राइट? सही है? 1 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। अच्छा,
अब अगर मैं नीचे से बात करूं कि इसको मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट कह लिया, आर को एंगल ऑफ इंसिडेंट कह लिया, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ आई, आप कहीं सर आई लिख बोलते हैं और आर लिखते हैं, अरे अंदर नीचे से आ रही भाई, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, पलट गया ना, 1 अपॉन म्यू 1, यस, बट साइन आई अपॉन साइन आर इज व्हाट, इज म्यू 2। ये बात समझ में, ये बात समझ में नहीं आई, फिर समझाता हूं, ये सेकंड वाला पार्ट आपके शायद समझ में नहीं आया, फिर से बताते हैं। देखिए, अगर इस एंगल को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दूं, तो मैं बात क्या कर रहा हूं, आई एम मूविंग फ्रॉम 2 to 1, सो दैट इज म्यू 2 इज म्यू 2, सो म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ आई, यस, साइन ऑफ आई, क्योंकि लाइट अब इधर से जा रही है, तो इंसिडेंट एंगल इसे कहेंगे, विच इज आर, ठीक है, एग्रीड, समझ में आ रहा है, अपॉन साइन ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो ये है, और ये क्या है, इज नथिंग बट म्यू 2, लेकिन भाई साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज म्यू 1, इसका मतलब यहां पर ये पलट गया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन म्यू 1, बनी बात, अब समझ में आया, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अगर ऐसा है तो म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो म्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 होता है। इसका क्या मतलब है वो भी समझ लो, म्यू एयर से ग्लास मल्टीप्लाइड बाय म्यू ग्लास से एयर इज इक्वल टू 1 होता है। आई बात समझ में, क्लियर, आया समझ में, क्लियर है ना। तो अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5, ठीक है, किसका, म्यू जी इज 1.5, 1.5 को हम लोग 3/2 लिखते हैं। अगर आपसे कहें कि नहीं लाइट क्या हो रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है और म्यू ग्लास का 3/2 है, तो आप कहेंगे ठीक है सर, म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज नथिंग बट 2/3 आंसर, हमें पता है कि वो पलट जाएगा। ये बात समझ में आई, आया समझ में, न्यूमेरिकल में कैसे काम आएगा। तो ये कंसेप्ट है, यहाँ से लिखना शुरू करिए, ये डायग्राम बनाइए, ठीक है, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ठीक है, पाथ 1 एंड पाथ 2 यहाँ से नोट करें, ये कंक्लूजन आएगा और इसका ये यूटिलाइजेशन है एग्जाम्पल करके, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये डायग्राम, ठीक है, एयर ग्लास, ये डायग्राम बनाए, फिर ये लिखें, इसके बाद इधर पहुंचे और फिर वो लिख लें एग्जाम्पल। पूरा समझ में आया, चलिए जल्दी से लिखिए। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गए, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, सब बढ़िया, एक नंबर, आगे बढ़ा जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ में आ गए। तो ग्लास स्लैब वाला जो केस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक शब्द हमने यूज़ किया था, सबको याद है, भूल तो नहीं गए। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर लाइट पास हो रही है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और जब वो बेंड होकर जाती है तो पुराने पाथ के पैरेलल जाती है, जहाँ से उसको पहले जाना था उसके पैरेलल जाती है, ठीक है। अब उसी ग्लास स्लैब के अगर मान लो मैं एंगुलर टुकड़े कर दूं, मान लो ये ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब को मैंने ऐसे एंगल से काट दिया, तो इट विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म, इट विल बिहेव लाइक प्रिज्म। ये बात समझ में है ना। अभी दूसरी बात ये समझो, अगर दो प्रिज्म को मैं आपस में चिपका दूं तो ग्लास स्लैब है, कैसे समझो, दो प्रिज्म ले लिए मैंने, एक प्रिज्म ये है, प्रिज्म मालूम है सबको कैसा होता है, एक प्रिज्म ये ले लिया और इसके साथ सेम मटेरियल का, मटेरियल रिमेनिंग सेम, मैं एक और प्रिज्म लेता हूँ और उसको अभी मैं आपको दिखाने के लिए हल्का सा गैप दिखा रहा हूँ,
बट एक्चुअली देयर वुड बी नो गैप एट ऑल। ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, इज इट नॉट बिहेविंग लाइक अ ग्लास स्लैब? अब अगर लाइट रे ऐसे आती है तो थोड़ी सी बेंड होगी और ऐसे निकल जाएगी। दिस इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में? सो ग्लास स्लैब से ही हम प्रिज्म के कंसेप्ट में जा सकते हैं। इसीलिए प्रिज्म का कंसेप्ट जो कि हमारी ह्यूमन आई चैप्टर में है वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। छोटा सा पार्ट है, उसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें हमें समझना है प्रिज्म, और प्रिज्म में हमें ये समझना है समथिंग कॉल्ड एज डेविएशन, क्योंकि लाइट अब डेविएट होगी। इसका मतलब ये कि ग्लास स्लैब का इफेक्ट कब आएगा? व्हेन द इंटरफेस के जो दो पार्ट हैं, जो दो लाइंस हैं, इंटरफेस की लाइंस ये आपस में पैरेलल है। बनी बात? ठीक है। मतलब एक ग्लास स्लैब अगर ये पैरेलल लाइन नहीं है तो वहां पर एक प्रिज्मेटिक इफेक्ट आएगा। व्हाट इज प्रिज्मेटिक इफेक्ट? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि अगर प्रिज्म के एक फेस से लाइट जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड होगी, फिर और बेंड होगी, राइट? फिर उसमें स्पेक्ट्रम बनेगा, VIBGYOR बनेगा। मैं नहीं बना रहा क्योंकि मुझे आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना है। सो आई एम कंसिडरिंग दिस लाइट रे एज मोनोक्रोमेटिक। दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की लाइट है। तो जब वो एक ही कलर की है तो वो क्या स्प्लिट होगी? व्हाइट कलर अगर लाइट आती तो व्हाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है। बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग कि व्हाइट कलर में सारे कलर्स होते हैं, इसलिए मैंने व्हाइट नहीं लिखा। आई सेड इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट इज लाइट ऑफ ओनली वन कलर। ये बात पेट में डाइजेस्ट हुई और दिमाग में डाइजेस्ट हुई। ओके, सो दिस लाइट, चूंकि अभी मोनोक्रोमेटिक मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो लिख लें। मोनोक्रोमेटिक में हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाइट कैसे बेंड हो रही है। भाई यहाँ प्रिज्म है, प्रिज्म का ये हो गया एक फेस, मतलब नॉर्मल। तो लाइट रे को जाना पहले देख तो लो, सब के सब फोटोकॉपी में लग गए दोस्तों, पहले देख लो। लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो मुड़ गई टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अच्छा यहां से जा रही थी तो ये वाला एक नॉर्मल और है, ये मैंने N2 लिख दिया, दिस कुड बी N1, इसको स्ट्रेट लाइन बना दिया। लो, अब लाइट रे ऐसे जाने चाहिए थी लेकिन वो फिर बेंड हो गई, बिकॉज इट हैज गॉन इन रेयरर मीडियम, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे और बेंड हो गई, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल प्रिज्म से बाहर निकलते समय टोटल कितना डेविएशन हुआ, कितना मुड़ गई, उसको हम टोटल डेविएशन की भाषा में बात करेंगे। अब उसका डायग्राम कैसे होगा देखिए। ये प्रिज्म है हमारा, लाइट रे आई, इसको जाना चाहिए था ऐसा, पर वो थोड़ी सी बेंड हुई और बेंड हो गई। ठीक है, इस जो फाइनल लाइट बाहर निकली है मैं उसको पीछे की तरफ ले जाऊंगा, डॉट डॉट डॉट। ये जो एंगल बना, समझ गए आप कौन सा एंगल? ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेविएट हो गई लाइट, और इसको हम ग्रीक अल्फाबेट, स्मॉल ग्रीक अल्फाबेट डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल मतलब पार्शियल, थोड़ा सा मुड़ जाना, थोड़ा सा, कुछ भी थोड़ा सा। जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में चार्ज पढ़े थे कि जब पोलैरिटी डेवलप होती है तो डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। डेल मतलब थोड़ा सा, पार्शियल, तो वही यहाँ पर पार्शियल मूवमेंट है। ये आपको पहला समझना है दैट दिस इज डेविएशन। क्या कहते हैं इसको? डेविएशन। यहाँ पर हमने लिखा था मोनोक्रोमेटिक लाइट, फिर वो नॉर्मल वगैरह बना के मैंने आपको समझाया ये बैंड क्यों हो रही है। यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल ए का मतलब ये ट्राइंगल वाला ABC नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। सो व्हाट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिफाइंड एज दैट एंगल which is made by those two faces from which light enters and emerges out. क्या इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहूंगा मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट यहां बाहर तो आ रही पर अंदर इससे नहीं जा रही। बात समझ में? तो जिस दो एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट में भी, ठीक है, ये दोनों जिस फेस से हो रहे हैं उन दोनों फेस से बनने वाला जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये बात डाइजेस्ट हो गई? ठीक है, ओके। तो एंगल ऑफ प्रिज्म लिखते जाओ।
एंगल ऑफ प्रिज्म, ये डेविएशन हो गया, ठीक है। अगर इसी डेविएशन में मैं अब कहूं कि ये मोनोक्रोमेटिक नहीं व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्पर्शन, इस कंसेप्ट को कहते हैं डिस्पर्शन, इसको कहते हैं डेविएशन। लाइट डेविएट हो गई, लाइट डिस्पर्स हो गई, दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। ये व्हाइट है ना, ठीक है, तो ये स्प्लिट हो जाएगी कलर्स में, ठीक है। क्यों होगी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले लोग बात फोटो कॉपी कर ले, फिर समझाता हूँ, चलेगा? हाँ समझाता हूँ, गुड। ICSE बोर्ड में थोड़ा सा इसके ऊपर रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। प्रिज्म में इससे ज़्यादा CBSE बोर्ड में नहीं है। ठीक है, बना लिया। चलिए तो अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन यहाँ पर क्या हुआ, आप मुझे एक बात बताइए। दो लोग हैं, इमेजिन करो, कहानी की बात, कहानी चल रही है, दो लोग हैं, फोटो बना रहे हो, बना लो बना लो, जल्दी बनाओ। तो लेट अस कंसिडर वन छोटी सी स्टोरी, ठीक है। दो लोग हैं, एक मेरे जैसा दुबला पतला कमज़ोर टाइप का आदमी, और एक आपकी तरह हट्टा कट्टा, है ना, समझ गए? इमेजिन करिए कि अगर आपसे एक छोटा सा टास्क बोला जाए कि किसी भीड़ में भंडारा चल रहा है, ठीक है, आपको प्रसाद लेकर आना है। आपको क्या लगता है, आप पहले लेकर आएंगे या मैं पहले लेकर आऊँगा? मैं पहले लेकर आऊँगा। क्यों, मेरे को उम्र के हिसाब से अंदर घुसेड़ेंगे क्या? नहीं, जो ताकत वाला आदमी है वो चारों को हटाता हुआ अंदर घुसेगा, बोले लाओ। नहीं नहीं, उसके लिए ताकत चाहिए, है ना। बुढ़ा आदमी ऐसे ही खड़ा रहेगा, बोले अरे भैया प्रसाद तो दे दो, अरे प्रसाद प्रसाद प्रसाद, खड़ा रहेगा वो, है ना। जब तक प्रसाद खत्म ना हो जाए, वहाँ भीड़ में छट जाए, वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा काउंटर में। आया समझ में? चलो, हाँ, तो इतना समझ में आ गया। एनर्जी मतलब मेन बात यह है कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो भीड़ को काट के जा सकता है, चीर के जा सकता है। वो भीड़ को बोलेगा साइड हो जाओ भैया, थोड़ा बाजू, और जो कमज़ोर है वो कुछ नहीं बोल पाएगा। सही है। जैसे कभी कभी फुल्की वाली लाइन में, शादियों में नहीं, अपन रिसेप्शन में जाते हैं तो फुल्की वाली लाइन में बच्चों को जनरली जगह ही नहीं मिलती, आंटियाँ घेर के रखती हैं। आंटियाँ देख रही होंगी तो कमेंट में बहुत गालियाँ देंगी, बोलेंगे क्या क्या बताते रहते बच्चों को। आंटियाँ ऐसे घेर के बैठी है। अब मान लो अपना कोई छोटा भाई है, कोई है, और उसको अपने को फुल्की खिलानी, वहाँ खूब भीड़ है, अरे चल रहे मैं खिलाता हूँ, तो ऐसे आंटी जी थोड़ा साइड, हाँ थोड़ा जा दो, अब भैया इनको फुल्की खिला दो भाई। होगा? ऐसा नहीं होगा। अरे बहुत देर से खड़ा है यार, 1 घंटे से खड़ा है, इसको फुल्की तो खिलाओ। ये कब बोल पाएंगे आप? जब आपके पास एनर्जी है, आपके पास दम है, ताकत है, ठीक है। तो विथ एनर्जी क्या हुआ, आप चीर के चले गए, आप, है ना, ताकत से आपने सबको हटा दिया। बात समझ में? अच्छा, और जिसके पास ताकत कम है, या तो वो भीड़ में ऐसे घुसेगा, फुल्की लेने के लिए पहुंच जाएगा चाट के स्टॉल में। जब तक वो पहुंचेगा उसको पता लगा, अरे मैं तो चाट के स्टॉल में आ गई, ये क्या है, यहाँ के लिए तो मैं निकला ही नहीं था। फिर वापस निकला, पता लगा जो बाहर निकला तो वो और कहीं वो डोसा वाले स्टॉल से बाहर निकल रहा। बोले तेरी,
यहाँ तो डोसा स्टॉल में घुसा कहाँ से था, निकला कहाँ से, वापस जाएगा, बोले फिर यहाँ से जाऊँगा मैं। ठीक है, तो इमेजिन कर पा रहे हो सारा खेल। और वही अगर आप हैं बिल्कुल कि अरे फुल्की खानी है ऐसी तैसी, सबको हटा के हम तो फुल्की ही खाएंगे, तो आपको पता है आपका टारगेट वो रहा फुल्की, तो चलो गई घुस गए। हाँ भैया, ऐसे प्लेट घुसेड़ के बिल्कुल सामने, हाँ लाओ तुरंत, नहीं होगा ऐसा। अब हो क्या रहा है, लाइट में भी वही होता है। मैंने आपको कहा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग एनर्जीज़ के रिलेटेड होती है, बिकॉज एक फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो मैं उसका केवल एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देता हूँ, दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। या आप लोगों ने कैपिटल एफ स्मॉल एफ लिखा है तो एफ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव, ऑफ दैट लाइट वेव। इसका मतलब हर लाइट की अलग अलग एनर्जी है। आपने सुना होगा कि कुछ जो एक्सरेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो वो पेनिट्रेट कर जाती हैं बॉडी से, है ना, फ्रीक्वेंसी। ये सारा खेल किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो बिना डेविएट हुए या कम डेविएशन के साथ आगे बढ़ जाएंगी। एनर्जी अगर ज़्यादा है तो कम डेविएशन के साथ सीधे निकलने का प्रयास करेंगी, और जो बेचारी कमज़ोर है वो ज़्यादा डेविएट हो जाएगी। ये बात समझ में आई, कुछ कुछ आ रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे उसकी एनर्जी है उस हिसाब से उसमें डेविएशन हुआ, और इसीलिए वो स्प्लिट हो गई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, अलग अलग एनर्जीज में, उनके रास्ते अलग हो गए, अपने अपने एनर्जी के हिसाब से सब अलग अलग हो गए। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो अभी कि एनर्जी के हिसाब से डेविएशन हुआ, और इसीलिए कलर्स में स्प्लिट हुई लाइट। तो डिस्पर्शन क्यों हुआ, आपका यही सवाल था, समझ में आ गया। चलिए अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। तो अब यहाँ से हमारा लेंस से शुरू होता है, विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ आर चैप्टर नंबर लाइट, मतलब चैप्टर नेम्ड लाइट। तो हम वापस आ गए ह्यूमन आई से लाइट में, ठीक है। टाइटल दीजिए लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि लेंस कुछ नहीं है, प्रिज्म है, तो आप कहेंगे सर क्या बता रहे हैं। ओके, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, और मैंने आपसे कहा कि लेंस प्रिज्म है। अब मैं सर पगला या बुढ़ा है, मैं आदमी बूढ़ा हो गया है ना, इसको तो अकल है नहीं, ठीक है। ये क्या है, बोले चाक से कुछ बनाया है, अरे इसको लेंस कहते हैं भाई, इसी को लेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्या ये एक छोटा सा प्रिज्म बना, क्या ये प्रिज्म का टुकड़ा बना, समझ रहे हो, क्या ये प्रिज्म का टुकड़ा बना ऊपर वाला, समझ गए। तो डिफरेंट प्रिज्म आर कनेक्टेड टू मेक वन लेंस, एग्रीड। तो होगा क्या, इमेजिन करिए, यहाँ पर आने वाली लाइट डेविएट हुई, डेविएट हुई, यहाँ से आने वाली लाइट इधर आई, इधर आई, इधर आई। लेंस में ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हम लोग, इसको कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। किसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये तो एक कंसेप्ट था, मैंने आपको दे दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं, डाइवर्जिंग एंड कॉन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पर आज हम क्लोज करेंगे टाइटल लेंस
ऐसा एक लेंस बनाएंगे पैरेलल, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन। नोमेनक्लेचर हो चुका है, मैं वेरी फास्ट इसका रिवीजन करता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको पोल नहीं कहेंगे, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल है ना। ये दोनों पॉइंट है F1 एंड F2। ये क्या है F1 F2, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। यहाँ पर F1 लिखा है तो यहाँ लिख दिया मैंने C1, F2 लिखा तो यहाँ लिख दिया C2। जहाँ पर F क्या है, इज पॉइंट ऑफ फोकस एंड C इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 C2 F1 F2 क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन कर्वेचर, ठीक है। और कर्वेचर के हिसाब से 1 और 2 दो डिफरेंट फेसेस हैं, एक फेस ये है, एक फेस ये है। इसके सर्कल के हिसाब से ये हो गया 2 और इस सर्कल के हिसाब से ये हो गया 1। तो F1 F2 F1 C1 इज बेस्ड ऑन दिस फेस एंड F2 एंड C2 आर बेस्ड ऑन दिस फेस। इसके अलावा भी इसमें और भी कंसेप्ट्स हैं, वो क्या है मैं आपको अगली क्लास में और बता दूंगा, ठीक है। बाकी कोई परिभाषा में परिवर्तन नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी भी वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी वही है, फोकस अभी भी वही है, बिकॉज हमारे कोर्स में सिमेट्रिक लेंसेज हैं। सिमेट्रिक लेंसेज मतलब F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे, दैट विल नॉट चेंज। अगर पहला फोकस बोल रहा है 20 सेंटीमीटर तो दूसरा फोकस भी 20 सेंटीमीटर का ही होगा, इट विल बी आइडेंटिकल। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ऐसा लेंस हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों की फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? ये सर्कल ऐसा है तो हो सकता है इसका फोकस यहाँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो, और ये बड़ा सर्कल बनेगा तो इसका फोकस यहाँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ हो सकता है, पर ऐसा हमारे कोर्स में नहीं है। वी हैव सिमेट्रिक लेंसेज। हमारे कोर्स में कैसे लेंस हैं? सिमेट्रिक, इसलिए F1 F2 C1 C2 कोई फर्क नहीं है, सब सेम है, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल वैल्यू वाइज, बट उनकी डेफिनेशन अलग है। आई विल एक्सप्लेन यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। परसों अपलोड होगा वीडियो रात में, तब आपको उसमें बताएंगे कि ये डिटेल में क्या है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के तौर पर जब पढ़ेंगे तो ये लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लाइंस आएंगी, उसको आप सेंटर में ऐसी लाइन बनाइए, यहाँ से इसको डेविएट करके ऐसा मिला दीजिए। दिस इज योर F कैपिटल, इसको कहते हैं फोकस। ये लाइट इधर से आ रही है तो ऐसे जो लाइट को दबा रहा है उसको कहते हैं कन्वर्जिंग, और अगर कोई लाइट रे को फैला दे, सेंटर से एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से इसको ऐसे डेविएट कर दीजिए, यहाँ से इसको ऐसे डेविएट कर दीजिए। क्यों, समझ गए आप? ये देखो यहाँ प्रिज्म बना, एक यहाँ प्रिज्म बना, तो लाइट कैसे डेविएट होगी, इधर से इस तरफ, और यहाँ उल्टा प्रिज्म बना, लाइट इधर से इधर जाएगी। बनी बात? अब आपको ये समझ में आ रहा है कि क्यों डाइवर्जिंग है, क्यों कॉन्वर्जिंग है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग हो गया। अब चूंकि लाइट काफ़ी दूर भटक रही है तो उसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, और ये पॉइंट कहलाएगा F, ओके। बस इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसकी कुछ डेफिनेशन है जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जस्ट राइट कॉन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। गड्ढा बन रहा है, कॉनकेव लेंस, यहाँ पर ऐसा भरा हुआ गड्ढा है, बट गड्ढा है नहीं, भरा हुआ है, इसको कहेंगे कॉन्वेक्स। याद रहेंगे दोनों। यहाँ पर आज हम क्लोज कर रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम। कमेंट जरूर करें अगर कोई डाउट हो तो, और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कैमरे में देख रहा हूँ भाई, तो ऊपर कहाँ देख रहे हैं? ओके, बच्चा समझ ही नहीं पाया कहाँ देख रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। जो भी डाउट हो पूछें। सब्सक्राइब जरूर करवा लें भैया, खुद भी करें और दोस्तों से भी करवाएं। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, सो दैट वी विल स्टार्ट गोइंग लाइव अगेन। थैंक यू।